हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2023 और 2024 सेशन में आने वाला जो 29 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर आने वाला है, उसमें हम देखेंगे। इसमें आपको मॉडल पेपर जो हम दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार करके जाइए। तो हम चलिए पेपर को किस प्रकार से हम देखते हैं और इसमें से कौन कौन से हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, उन सब का हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका समय जो है 3 घंटे 15 मिनट होता है और निर्देश में दिया गया है ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद में अगर आपको जो भी प्रश्न का आंसर आता है उनको आप आंसर करते रहें, और फिर जो है जब आपके आंसर पूरे हो चुके हों, जितने आंसर आपको आ रहे हों, फिर उसके बाद में दोबारा आप रिपीट करें, और इस प्रकार से 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो है नहीं करना है। हाँ, जो अथवा में दिया गया, जिनके पास अथवा लगा होता है, उनमें से कोई एक करना होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि यानी कि उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम की आवश्यकता हो तो वहाँ पर डायग्राम जरूर बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ध्यान देने योग्य बात यही है कि जो भी आंसर दें तो प्रश्न को विधिवत पढ़ें, क्या पूछ रहा है उस बात को समझें और फिर उसे आंसर देने की कोशिश करें। लेकिन बात करते हैं कि हमें आंसर कितने शब्दों में देना है, क्या क्या बताना है, तो इसका जवाब जो उसमें आपका मार्किंग की होगी, कितने मार्क्स का आंसर है, कितने मार्क्स का आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पर आप पहला भी क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, आंसर नंबर 1 का या आंसर नंबर 1 डाल करके फिर क ख ग आप ऐसे डाल सकते हैं। आंसर का एड्रेस आप सही डालेंगे जिससे मार्किंग में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर का नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, इसमें पूछा गया है कि जितने भी चारों विकल्प हैं ये सभी पुष्प के भाग हैं या पुष्प की कुछ ना कुछ उससे संबंधित जरूर हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है या कौन सा ऐसा विकल्प सही है जो पुष्प के नर जननांग को प्रतिनिधित्व करता है या नर जननांग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला ए दिया गया है या फर्स्ट दिया गया है पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि फिलामेंट और परागकोश तथा योजक आते हैं। दूसरा दिया गया है जायांग जो गाइनोसियम होता है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो आपका ये दूसरा विकल्प गलत होता है क्योंकि नर की बात कही गई है। गुरु बीजाणुधानी की बात कही गई। गुरु का मतलब होता है मादा, और मादा बीजाणुधानी जो होता है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये भी आपका विकल्प गलत होता है। परागण देख रहे हैं यहाँ, परागण एक क्रिया का नाम है जो कि नर जननांग का हिस्सा नहीं है। तो विकल्प आपका ए सही होता है, पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि प्रश्न 1 का खा में दिया गया है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में से यहाँ पर खा नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रश्न खा देख रहे हैं, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। इनका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि मनुष्य में संतानों में लिंग का निर्धारण किसके माध्यम से होता है। तो ये दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है माँ के लिंग गुणसूत्र से। माँ के लिंग गुणसूत्र से नहीं होता है क्योंकि माँ जो होती हैं, अंडाणु जनन के समय दोनों एक ही प्रकार के, या जितने भी अंडाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अंडाणु का निर्माण करती हैं, जो एक्स गुणसूत्र वाला होता है। सेकेंड दिया गया है अंडाणु के माप से। देखिए, अंडाणु के माप से किसी भी प्रकार से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। आपके दोनों विकल्प गलत होते हैं। तीसरा दिया गया है, थर्ड विकल्प दिया गया है शुक्राणु के माप से। देखिए, शुक्राणु का माप हो या अंडाणु का माप हो, इसमें किसी भी प्रकार से लिंग निर्धारण नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट दिया गया है पिता के लिंग गुणसूत्र से।
जी, ये बहुत ही सही जवाब है और आपका विकल्प यही सही होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से, क्योंकि पिता या जो नर होता है शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है, एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु और वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु। तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु होता है उसी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है और विकल्प आपका 4th नंबर का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख रहे हैं, गा दिया गया है, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ए फर्स्ट दिया गया है चिकित्सा में, बी यानी सेकेंड कृषि में, और थर्ड दिया गया है इन दोनों में, और फोर्थ दिया गया है किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, आपका कौन सा विकल्प सही होता है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकित्सा में भी होता है और भी यहाँ पर सेकेंड कृषि में भी होता है, और तो इन दोनों में भी सही होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही होता है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्तस्थल समझा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। फर्स्ट दिया गया है अरावली पर्वत, सेकेंड इंडो गंगेटिक मैदान, और थर्ड दिया गया है पश्चिमी घाट, फोर्थ दिया गया है पूर्वी घाट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होता है, ये आपका आंसर करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको बताना है आपका राइट आंसर। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर आप ज़रूर जो है, या इसे जो है कौन सा राइट आंसर होता है उसका जो है विकल्प आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन जरूर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है, और इसमें 44 प्लस जो है XXY होता है, यानी कि जो आपका लास्ट वाला जोड़ी होता है वो ट्राइसोमिक होता है, एक गुणसूत्र अधिक होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है इसमें एक कम रह जाती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये जो 44 प्लस X होगा, यानी कि जो X होगा उसमें एक लास्ट वाले में X ही गुणसूत्र हो जाता है, Y नहीं रहता है, क्योंकि Y जिसमें लास्ट में होता है वो जन्म नहीं लेता है। तो इस प्रकार से इसको जो है मोनोसोमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसोमिक भी कहते हैं। इसी तरह से डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, 47 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का खा दिया गया है। तो आंसर नंबर बढ़िया अच्छे से डालिएगा, आंसर नंबर 2 का खा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो देखेंगे वैसे तो हमारा नर जर्म सेल हो या मादा जर्म सेल हो, सब में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है या अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो नर जर्म कोशिकाओं द्वारा जो शुक्राणुओं का या नर जर्म सेल हैं इनसे किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही जो है जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तभी गुणसूत्रों की संख्या जो है हमारी n रह पाती है, अन्यथा अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या 2n रह जाएगी। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन सही होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है गा देख रहे हैं, लिखा हुआ है परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो परागकण जो होता है, परागकण मदर सेल जिसको हम पोलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कितना रहती है, 2n रहती है। कितना रहती है, 2n रहती है, क्योंकि जितना भी मात्र कोशिका मदर सेल लगा हुआ है उसमें गुणसूत्रों की संख्या पौधे के बराबर की होगी। अगर उसमें मात्र कोशिका को हटा दिया जाए, परागकण या अंडाणु का नाम लिख दिया जाए, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या n रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या n रह जाती है या अगुणित रह जाती है। ये आंसर कब सही होता, जब परागकण मात्र कोशिका ना लिखा होता तो परागकण मात्र कोशिका लिखा है तो इसमें हमारा आंसर होगा परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n होती है, अर्थात द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा दिया गया है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, इन शार्ट इसको क्या कहते हैं, REE अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है।
तो आपको आंसर कितना लिखना है, 1 नंबर के अकॉर्डिंग बढ़िया अच्छे से लिखिएगा। आंसर नंबर 2 ब्रैकेट में घा डालिएगा और लिखिएगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। बस फुल स्टॉप करिएगा, 1 नंबर का हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं अंगा दिया गया है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। देखिए समष्टि में परिकल्पित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो अभी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए 1 नंबर का आंसर है, इसमें जो पिरामिड होते हैं आपको ऊर्जा का पिरामिड, भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, इसके अलावा एज वितरण का भी पिरामिड जो होता है उनका भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप दिया गया है कि 3 का दिया गया है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसमें क्या होता है, जैसे मनुष्यों में XX जो होता है वो फीमेल होती है और XY जो होता है मेल होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है, जो ZW होगा वो फीमेल मादा पक्षी हो जाएगा और जो ZZ होगा वो नर पक्षी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्रॉस करा देंगे और पक्षियों में लिंग निर्धारण स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, उसको जो है हम जरूर बताएंगे, लाइव सेशन में अभी बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, 3 का खा दिया गया है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो डीएनए का मॉडल के बारे में आपको डीएनए का डायग्राम आना चाहिए और उसकी लंबाई आनी चाहिए, त्रिज्या आनी चाहिए, एक जो चक्कर में कितने नाइट्रोजन समाचार होते, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रतिरक्षा क्या है। देखिए प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेट कहते हैं, और दूसरी जो हमारी होती है जन्म के बाद विकसित होती है उसे हम उपार्जित कहते हैं। एक्वायर्ड जो है इम्यूनो जो होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारा जो है वातावरण में आने के बाद में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप 2 नंबर के हिसाब से आंसर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा दिया गया है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच के पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। देखिए जो आर्किड का पौधा है वो आम पर क्या बनाता, आधार बना लेता है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है कुछ तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अंगा देख रहे हैं, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। 2 नंबर में पूछा जा रहा है भाई। तो एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण पूछा गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि लिखना है हरी घास, फिर इसको खरगोश दिखा देना है या टिड्डी दिखा देना है। टिड्डी दिखाएंगे तो मेढक दिखा देंगे, मेढक के बाद में सांप को दिखा देंगे, सांप को आप मोर या बाज से दिखा देंगे, फिर बाज को डिके कर देंगे और इसको जो है फंजाई बैक्टीरिया जो होंगे वो इसको डिकम्पोज करेंगे और इसके बाद में जो कार्बनिक पदार्थ होंगे मिट्टी में मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको चक्रीय आरोपण में दिखा देना है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2nd टाइप दिया गया उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है जो 4 का दिया गया है। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। लिखा हुआ है का लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए लघु बीजाणुधानी जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, और गुरु बीजाणुधानी को हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं या नर जनन कोशिकाएं बनती हैं, और गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, अंडाणु का या मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आपको 3 अंतर लिख देने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि 4 का खा दिया गया, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी प्रकार से लड़का और लड़की पैदा करने में जिम्मेदार नहीं होती हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं अंड जनन के उपरांत एक ही प्रकार के जो है अंडाणुओं का निर्माण करती हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, X और Y क्रोमोसोम वाले। जब पुरुष का X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली संतान पुत्री, तथा जब पिता का या पुरुष का Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली संतान
पुत्र होती है। इस प्रकार से पूरी तरह से जिम्मेदार जो होता है वो पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए मेंडल का प्रभाविता या पहला नियम पूछा गया है भाई, है ना। मेंडल के प्रभाविता या पहला नियम पूछा गया, 3 नंबर का दिया गया है। इसमें आपको नियम भी लिखना है और किरण आरेख भी बनाना है आपको, ठीक है। जैसे जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है ना। यही मेंडल के प्रभाविता का नियम है। अब यहाँ पर 4 का घ देखते हैं। डीएनए द्विकुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन तथा क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सी बात जो है सेमी कंजर्वेटिव के रूप में कल्पित करने का सहयोग दिया। तो इसमें देखेंगे जो एडेनिन होता है वो थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, और इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जुड़ते चले जाते हैं, फिक्स होते चले जाते हैं, तो इसमें सेमी कंजर्वेशन हो जाता है। ये बात जो है आप यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सेपरेट वीडियो में हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन बताने हैं। तो चलिए हम लोग आगे कोई क्वेश्चन बात करते हैं। और ये यूपीएमएसपी का इम्पोर्टेंट जो है बोर्ड का जो है खुद का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको जरूर आप अध्ययन जरूर करें। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन जो है हमारे 3 नंबर के ही हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देखिए मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है उसके जीवन चक्र की बात कही गई है भाई, है ना। तो इसको आपको इतना जरूर लिखना है कि 3 नंबर के हिसाब से आंसर दीजिएगा, और आपको जीवन चक्र का लाइफ साइकिल भी बनाना है। तो अगर आपने चित्र नहीं सीखा है तो चित्र कंप्लीट कर लीजिए और 2-3 बार चित्र बनाइए ताकि वहाँ पर चित्र कम समय में बना सकें। देखिए यहाँ पर खा नंबर दिया गया है। जैविकी या जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। देखिए इसी प्रकार से हमें उम्मीद है, हमें लगता है कि क्वेश्चन पेपर इस बार फिर से घुमा करके ही आएगा, है ना। क्वेश्चन आपको याद होंगे, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन हमें सीधा कुछ पूछ ही नहीं रहा है। जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम भी देखें कि आप क्या इसमें समझ पाते हैं। आप इसके बारे में, इस आंसर के बारे में आप किसके बारे में लिखेंगे, कमेंट में राय अपनी ज़रूर दीजिए भाई। अपने दोस्तों से पूछिए और वो क्या बता रहे हैं उसका भी जो है कमेंट में दीजिए, तो हम जानें कि आप इसको क्या आंसर देने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लाइव क्लास में आएंगे तब आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गा दिया गया जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते। देखिए जैव उर्वरक जो हमारे होते हैं सूक्ष्म जीव ही होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सीवीडेड होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, नष्ट और गिना बिना होते हैं। ये इस प्रकार से ये भूमि की उर्वरा शक्ति नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा बढ़ाते हैं। वाइक्यूलो वायरसेस पूछा गया। वाइक्यूलो वायरसेस ये ऐसे वायरस होते हैं जो पेस्ट होते हैं उनको नष्ट करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में 6 का दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर के बारे में पूछा गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबंध एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पूछा गया है, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं आणविक कैंची आणविक चाकू कहते हैं। फिर 6 का खा दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में योगदान, जैसे बीटी क्रॉप्स, गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक जो प्लांट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जीएमओ हैं, बीटी कॉटन हैं, ठीक है। ये सभी जो है कृषि में योगदान है। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। पारजीवी या पारजीवी जंतु का एक उदाहरण जैसे आपका फ्रीजियन हो गया, ठीक है, भेड़ हो गया, गाय हो गया, तो ये सभी पारजीनिक जीव हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद में घा दिया गया है अंतर स्पष्ट करने के उत्पादन तथा अपघटन और परजीविता एवं सहभोजिता। उसके बाद चलिए हम दीर्घ प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए हमारे पास टाइम कम है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ते हैं और इसके बाद में हम लोग लाइव में मिलेंगे तब बात करेंगे। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में दिया गया है, इसको करना है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब इसमें पोलन ग्रेन किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद 8 में दिया गया अनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अगर ये नहीं आता है तो इसके अथवा में दिया गया जैव विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर दिया गया पादपों की जाति विविधता 22% तथा जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। ये देखिए आंसर पढ़ाया गया है भाई।
अगर आपको लगता है नहीं पढ़ाया गया तो बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल हम बताएंगे लाइव सेशन में क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा में दिया गया है किसी भौगोलिक क्षेत्र की जाति छाती के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करिए, क्योंकि यूपीएमएसपी यानी कि खुद बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो बोर्ड जो है उसने खुद अपलोड किया है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है। या ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी से मिलते जुलते आएंगे, इसी तरह के आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो भी आपको राय लेना है, जो भी सलाह लेनी है, जो भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।